कॉर्पस। शिवांश बताओ। पेटल सेपल का दूसरा नाम। पेटल्स को कैलिस कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स, और पेटल्स को कहते हैं कोरोला। कोरोला। और एंडोसियम को कहता है स्टेमन भी कहते हैं, और गाइनोसियम को कहते हैं एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट। तो स्टेमन कैसे कहते स्टेम मेल पार्ट का क्या बोला इसने, मेरा दिमाग स्टेमन बोला। और उसके क्या पार्ट थे? दो थे, ये फिलामेंट और गाइनोशियम कार्पस और पेटल। कार्पल या स्टिल है ना। तो ये 4 होल्स पड़े हमने फ्लावर के। इसके बाद मेल के तुमने पार्ट बताए थे, फीमेल के क्या कहते थे पढ़ाया था ना अभी। उसके बाद ये क्या था, मैंने फिलामेंट और एंथर के बारे में पढ़ाया था। एंथर का स्ट्रक्चर बताओ, सुना है? एंथर का स्ट्रक्चर इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, इस चैप्टर की। बाकी सब कुछ अवेलेबल है। हाँ जल्दी बताओ एंथर का, मैं फोटो ले लूँगी। एंथर का स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से। बाइलॉग स्ट्रक्चर होता है और डाइथिकस होता है और टेट्रागोनल होता है। तो 4 वो होते हैं शेप्ड, टेट्रागोनल शेप होता है। उसको क्या कहते हैं? अरे हाँ, उसके अंदर क्या रहता है फिर? उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स। उस सैक का नाम बताया था एक, माइक्रोस्पॉन्जियम। माइक्रोस्पॉन्जियम। उसको क्या कहते हैं? पॉलन सैक। पॉलन सैक है ना। और आगे बताते जाओ, क्या पढ़ा था उसके बारे में? और उसके अंदर डेवलप्ड होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन से पॉलन सैक के अंदर डेवलप्ड होते हैं। लेयर बताओ एंथर की। एंथर के ऊपर जो लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेक्टम। उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स, स्पोरोजेनस टिश्यूज। पॉलन ग्रेन अभी बनी नहीं है, इसके अंदर क्या रहता है? स्पोरोजेनस टिश्यूज। फिर पॉलन ग्रेन कैसे बनती है? पॉलन ग्रेन बनती है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं, फिर वो मियोसिस फर्स्ट के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम क्या नाम है पूरा? पॉलन। ये दोनों कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। ठीक है, और फिर इसका मियोसिस 1 होता है, फिर ये हैप्लॉयड हो जाती है, फिर मियोसिस 2 में मतलब 2 एंड होती हैं, 2 एंड में बन जाते हैं 2 हैप्लॉयड सेल्स। और फिर जब मियोसिस 2 होता है तो 4 एंड बन जाती हैं, और जिसको माइक्रोस्कोपिक टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेट्राड। उसके बाद क्या होता है इस टेट्राड के साथ? सेपरेट और डेवलप्ड होके कैसे, कौन सा डिवीजन होता है? फर्दर माइटोटिक डिवीजन है ना। तो ये टेट्राड क्या बन जाता है उसके बाद? पॉलन। क्या चेंज आता है उसके बाद? क्या पढ़ा था हमने? क्या बताओ शिवांश, तेज बोलो। न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 चेंज आते हैं, वेजिटेटिव सेल। मतलब वो डिवाइड करके क्या बनती हैं? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। दोनों में डिफरेंस बताओ। जहाँ पे फूड क्या रहता है, स्टोर होता है, साइज क्या रहता है? लार्ज साइज रहता है वेजिटेटिव का, और जनरेटिव का छोटा रहता है। और वेजिटेटिव में फूड एबिलिटी ज्यादा होती है, स्टोर होता है। हाँ। और जनरेटिव में न्यूक्लियस पाया जाता है, वेजिटेटिव में नहीं पाया जाता। जनरेटिव में न्यूक्लियस सेल वॉल न्यूक्लियस सेल वॉल। और उसके बाद ये जनरेटिव ये क्या होता है फिर? इसके बाद इसमें क्या होता है? 2 सेल 3 सेल स्टेज बताओ। जब जनरेटिव और वेजिटेटिव साथ वो 2 सेल स्टेज होती है, बाई सेलुलर स्टेज। और फिर ये वेजिटेटिव सेल नहीं, जनरेटिव सेल वो 2 टाइप, वो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें। हाँ। और वो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। कितने मेल गैमेट? 2 में। 2 मेल गैमेट में कौन डिवाइड होता है? जनरेटिव सेल। तो ये कौन सी स्टेज बन जाती है? 3 सेल स्टेज। तो ये हमारा क्या बना है? पीएमएस से क्या बन गया? या मेल गैमेटोफाइट। ठीक है।
आगे का बाद में देख, यहाँ करो पेज नंबर वेजिटेटिव जनरेटिव सेल दिए, यहाँ से खुलिए। चलो, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, हमने बात करा था। और ये मेल गैमेटोफाइट कहाँ से बन रहा था? PMC। हाँ, और ये PMC कहाँ रहती है, कहाँ पर प्रेजेंट थी? एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहती है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की सारी सेल एक्ट करती हैं एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, समझ में आया? ये सब मिल करके बनाएंगे क्या? पोलन ग्रेन। चलो, याद आ गया? वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब, और फिर ये दो में डिवाइड होती हैं। अब इसको ट्यूब क्यों करें ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या करती हैं। ये वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर पोलन का जो हमारा लास्ट में पोलन बनने इसका स्ट्रक्चर देखें तो यूजुअली स्फेरिकल रहता है। ठीक है, दिख रहा है, गोल सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये इसका साइज क्या है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट रहते हैं कुछ वैक्यूल्स ऑल्सो। तो कैसा शेप है? स्फेरिकल। ठीक है, और क्या साइज है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। हाँ, और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ गुड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन जो है, लिख लो फिर बता दें। हो गया तक? अब इसके बाद हमने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें दो हमको अलग अलग लेयर मिलती है पोलन ग्रेन में। मैंने बताया था इंटाइन एंड एक्साइन। ठीक है, तो लिखिए लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या है? इंटाइन एंड एक्साइन। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए इंटाइन के नीचे, सॉरी एक्साइन के नीचे। एक्साइन मैंने बताया बाहर वाली जो लेयर है पोलन ग्रेन की, वो क्या है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको दिख रहा है ये लेयर है, ठीक है, ये दिख रही है। आपको दिख रहा है ये लेयर है ना? पर देखो ये लेयर कहीं कहीं पे नहीं है, ये ऐसे है, फिर ये यहाँ नहीं है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ये एक्साइन लेयर कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं कहीं पे ये नहीं अवेलेबल है ना? तो इसमें आप लिखिए सबसे पहले थिक आउटर लेयर, जो किसकी बनती है? स्पोरोपोलेनिन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखना। एक्साइन किसकी बनती है? स्पोरोपोलेनिन की। हैज एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं जर्म पोर। दिख रहा है आप लोगों को? जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं अवेलेबल है, ये क्या है? जर्म पोर। ये है हमारा जर्म पोर। ठीक है, जहां पर क्या अवेलेबल नहीं है? स्पोरोपोलेनिन।
हो गया? तो बताओ कौन सी लेयर की बात करी अभी? तेज बोलो सब। इसकी बात करी? हाँ, क्या नाम है उसका? किसकी बनती है? बोलो। स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, किसकी बनती है? क्या ये कंटिन्यूअस है? जहां नहीं रहती उसको क्या कहते हैं? याद रहेगा? चलिए, स्पोरोपोलेनिन के बारे में जानते हैं। क्या है स्पोरोपोलेनिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब नेचुरल जो मटेरियल है, नेचुरली, मैन मेड नहीं, नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे रेजिस्टेंट, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, अलग अलग तरीके का टेम्परेचर, अलग अलग तरीके की हीट सब टॉलरेट कर लेता है। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या विथस्टैंड कर लेता है? ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। विथस्टैंड मतलब उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइन, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाइन भी डाल दो तो भी ये क्या रहेगा? इसको कोई असर नहीं होगा। नॉट ब्रोकन डाउन बाय एनी एंजाइम, और ये जो है किसी एंजाइम के द्वारा ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता। इसीलिए तो इन्होंने, गॉड ने स्पोरोपोलेनिन से कवरिंग बनाई, क्योंकि हमारा पोलन ग्रेन कहीं पर भी वेस्ट ना हो। मतलब अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से कवर्ड नहीं होता तो भाई किसी एसिड के गिरने पे हॉट टेम्परेचर में ये क्या हो जाता? डिस्ट्रॉय हो जाता, और फिर जिसका काम है रिप्रोडक्शन का, ये नहीं हो पाता। तो स्पोरोपोलेनिन के ऊपर स्टार बना के पॉइंट्स लिखिए। हो गया? चलिए, तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में समझ में आया। अब हम बात करेंगे अंदर वाली लेयर जो है इंटाइन। ठीक है, थिन इनर लेयर। अब ये थिन होती है और अंदर वाली लेयर रहेगी, ये कंटिन्यूअस है, इसमें आपको कोई डिप्रेशन नहीं देगा। देखिए ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डिप्रेशन या कहीं पर ये छूटी हुई नहीं है। अब ये किसकी बनती है? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। ठीक है, एंजाइम बनता है स्पोरोपोलेनिन का, एंजाइम बनती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको स्टार बना के लिखो, इंपॉर्टेंट लिखकर ये सब लिखो। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए, दो लेयर इंटाइन एक्साइन समझ में आई। किसकी बनती है एक्साइन? किसकी बनती है? स्पोरोपोलेनिन। किसकी? कैसी होती है स्पोरोपोलेनिन? और कैसे उसका नेचर कैसा होता है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल में एक आती है स्पोरोपोलेनिन, जो अलग अलग तरीके के टेम्परेचर, एसिड, इन सब को, एंजाइम्स को टॉलरेट कर सकती है, डिस्ट्रॉय। उसके बाद एंटाइन कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? और किसकी बनती है? समझ में आया दोनों लेयर? अब आता है हमारा हाउ इज पॉलन रिलीज। अब ये पॉलन एंथर के अंदर बन तो गया, अब इसको तो रिलीज होना है ना, इसको डायसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स हम लोग कह रहे थे।
अब ये रिलीज एक्चुअली में होता कैसे है देखिएगा, किससे रिलीज होता है, डेहिसेंस। तो देखिए हाउ इज पोलन रिलीज, डेहिसेंस। हो गया, चलिए अब पढ़ते हैं डेहिसेंस के बारे में। जब पॉलन ये जो अपना वाटर लूज कर देती हैं, ड्राई हो जाती है ना, स्ट्रिप बिटवीन पॉलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजिया डिसइंटीग्रेट। पॉलन सैक जो थे, क्या थे, मैं पॉलन सैक माइक्रो, जब ये ड्राई होते हैं तो इनके बीच में मैंने बताया स्ट्रिप्स रहती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, ड्राई होने की वजह से क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाती हैं। पाउडरली डिपॉजिट ऑन द एंथर। अब जैसे ये ब्रेक होती हैं तो पाउडर जैसा एक सबस्टेंट एंथर के ऊपर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, पिक्ड अप बाय डिफरेंट एजेंट। और इन पाउडर्स को, जो कि क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, अलग अलग एजेंट जैसे कि बर्ड हो गई, बीज हो गई, कोई इंसेक्ट हो गए, हवा हो गई, पानी हो गई, ये कैरी करके फ्लावर के पार्ट तक लेके चले जाते हैं। समझ में आया कैसे होते हैं। पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो जब ये रिलीज कैसे होती है, डेहिसेंस से। और डेहिसेंस कैसे होता है, जब पॉलन अपना वाटर लूज कर देती है तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के लाइंस रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, और पॉलन ग्रेन पाउडर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है ऑन एंथर। और फिर वो फर्दर और एजेंट्स के द्वारा, जैसे क्या हो गया, बीज, इंसेक्ट, इनके द्वारा क्या हो जाता है, फीमेल पार्ट तक चला जाता है, जहां पर फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहले इनसाइड ये ड्राई नहीं है, ये आउटसाइड का दिखा रहे हैं। अब ये वाला ही पॉइंट मुझको लिखवाना था, पर ये मैं खुद से लिखवाऊंगी। अब जब ये ड्राई हो गया बाहर, ये क्या हो गया, ब्रेक होकर पॉलन ग्रेन्स बाहर के सरफेस पे आ गए, ठीक है। तो पहले अब मैं कुछ लिखवाती हूँ पॉलन एजेंट्स के पहले। एनसीईआरटी ले ली ना, चलिए हेडिंग लिखिए। एनसीईआरटी में लाइन क्या, आपके जो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल की बात दी है, देखिए अब एक मेच्योर पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है, सब फ्लो चार्ट बनाओ। ये मेच्योर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी बताइए, बताओ जल्दी से। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहेगी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये सब लिख लिया है वेजिटेटिव सेल के बारे में, कि लार्ज होती है, फूड स्टोर करती है, सब लिख चुका है ना हमने। और ये जनरेटिव के बारे में, स्पिंडल शेप होती है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। हाँ, अब देखिए अब ये जनरेटिव जो रहती है, ये डिवाइड होती है किसमें, मेल गैमेटोफाइट, टू मेल्स गैमेट्स में। ये डिवाइड होती है इनटू टू मेल्स गैमेट में, माइटोटिकली, ठीक है। तो यहां तक तो है हमारी, इस वाले लाइन तक है हमारी टू सेल
स्टेज है ना, और यहाँ क्या हो जाएगी, 3 सेल स्टेज। यहाँ आ गई होंगी 3। ये एकदम क्लियर है। चलिए आप लिखिए, शेडिंग के टाइम कौन सी स्टेज रहती है? जब ये पॉलन ग्रेन आने हैं तो रिलीज तो होंगे, शेड तो होंगे। अगर ये शेड नहीं होंगे तो क्या इनका कोई काम है? तो जब ये शेड होंगे तो कौन सी स्टेज रहेगी, 2 की 3? ये इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आता है। तो लिखिए, एक तरफ लिखिए 2 सेल स्टेज, एक तरफ 3। % एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म में ये पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, याद रहेगा, स्टार बना के लिखो। 60% फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म्स में ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं कौन सी स्टेज पे होते हैं? मतलब इसमें एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव है। हाँ, एक वो लाइन क्या है वहां पर, इसमें दिख नहीं रहा, ब्लर आ गई फोटो। ठीक है, बाकी रिमेनिंग स्पीशीज में कब रिलीज होती है? 3 सेल स्टेज, मतलब 1 वेजिटेटिव प्लस 2 मेल गैमेट, और यहाँ पर 1 वेजिटेटिव प्लस 1 जनरेटिव। समझ में आया? तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कौन से सेल स्टेज पे हो रहा है ये रिलीज, पॉलन रिलीज? सेकेंड सेल स्टेज में। ठीक है, सॉरी 2 सेल स्टेज में। चले आगे। अब आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ लोग जब फूल सूंघते हैं तो चीखने लगते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो हम बात करेंगे अबाउट पॉलन एलर्जी। हेडिंग डालिए, पॉलन एलर्जी। अब इंडिया में ये जो पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास, ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया है। ये जब वीट आ रहा था उसके साथ इंपोर्ट होके आ गई, और अब ये गाजर घास जिसको कहते हैं हिंदी में, अब ये आपको हर जगह मिलेगी, है ना। बहुत ज्यादा तेजी में फैल गई, और ये मेजर कॉज है इंडियंस में पोलन एलर्जी कॉज करने का। समझ में आया? ये लिखिए, ये क्या कहते हैं, pollen grains of many plants cause allergies in some people. Pollen grain of many plant cause allergies in some people. सिम्टम्स क्या आएंगे? एजमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इश्यूज, डिसऑर्डर्स ऐसे लोगों में देखने को मिलेंगे। हो गया? अब लिखिए एग्जाम्पल, और इसके ऊपर 4 स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्थेनियम। पार्थेनियम, जो इसको कैरेट ग्रास कहते हैं या कांग्रेस ग्रास। अब ये इंडिया की नहीं है, इंडिया में कैसे आए? फ्रॉम
जब व्हीट गेहूं इंपोर्ट होता था तब है, तो लिखिए एंटर्ड इंडिया विथ इंपोर्टेड व्हीट, एंटर्ड इंडिया विथ इंपोर्टेड व्हीट, एंटर्ड इंडिया विथ इंपोर्टेड व्हीट नाउ वाइडली स्प्रेड, और अब ये पूरे तरीके से फैल गई है। वाइडली स्प्रेड मतलब तेजी में फैलने को क्या कहते हैं, यूबिक्विटस, इसे ब्रैकेट में यूबीआई, यूबीआई क्यू यू आई टी ओ यू एस, यूबिक्विटस, यूबीआई क्यू यू आई टी ओ यू एस, मतलब पहले ये इंपोर्ट होकर आ गई, उसके लिए तेजी में फैल गई। एंड दिस इज मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी। हो गया? चले आगे, यहां तक समझ में आया सबको? चलिए, पॉलन वायबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा? पॉलन वायबिलिटी का मतलब कि पॉलन ग्रेन कितने दिन तक एक तरीके से जिंदा है, अपना काम कर सकती है। वायबिलिटी का मतलब ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बार बार क्यों बताना पड़ता है? वायबल का मतलब जो उसका फंक्शन है अभी वो परफॉर्म कर सकता है, अभी वो फंक्शनल है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में और लिख लीजिए वो। देखिए, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एनसीईआरटी की लाइंस को जो लिख लिए, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, therefore used as food supplements. अब कई बार ये एथलीट्स एंड हॉर्स इन सबको दिया जाता है ताकि ये अच्छे से परफॉर्म करे, तो ये किस तरीके कैसे यूज होती है? इट इज यूज एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। किस फॉर्म में? टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ये एनसीईआरटी में ये लाइंस लिखी हैं। पॉलन प्रोडक्ट के फॉर्म में पॉलन ग्रेन यूज होते हैं और ये मैसिव रिस्पॉन्स देते हैं टू इंक्रीज आर एनर्जी, ठीक है। अब पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी का मतलब है कितने समय तक एक पॉलन ग्रेन एक्टिव है और रिप्रोडक्शन करा सकता है, ठीक है। मतलब एक पॉलन ग्रेन कब तक एक्टिव है और जो उसका काम है रिप्रोडक्शन का करवा सकता है, ये होती है उसकी वायबिलिटी, ठीक है। लिख लिया? तो ये जो पॉलन ग्रेन है जिसका काम रिप्रोडक्शन का है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? फीमेल पार्ट में, फीमेल पार्ट है हमारा गाइनोशियम, उसके स्टिग्मा पे जाना रहता है इसको। अब ये जल्दी से जल्दी स्टिग्मा में पहुंच जाएगा, जब तक वो वायबल है तो रिप्रोडक्शन करा पाएगा, और अगर वो तब पहुंचे जब वो वायबल नहीं बचा तो रिप्रोडक्शन। अब कुछ पेड़ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हम पढ़ेंगे। अब ये वायबिलिटी कि कितने समय तक एक पॉलन ग्रेन रिप्रोडक्शन करा सकता है, ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। जैसे कि राइस और व्हीट की बात करें, गेहूं और चावल की बात करें, तो इनकी वायबिलिटी बस 30 मिनट की है। अगर इनके पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और 30 मिनट में फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंचे तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन वायबल, मतलब ये रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद कुछ रोजेशिया, लेग्यूमिनोसा एंड सोलेनेसी फैमिली के जो है ये कुछ मंथ तक वायबल रह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
चलिए अब वायबिलिटी के बाद बात करते हैं, क्योंकि ये पॉलन जो है इतने, किसी की तो इतनी कम वायबिलिटी है, 30 मिनट में ही ये अब क्या कर रहा है, अपनी वायबिलिटी लूज कर दे रहा है, रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर दे रहा है। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को भी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है पॉलन बैंक्स में, जैसे सीड बैंक हमने पढ़ा था। और यहाँ भी कैसे स्टोर कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन पे एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री। अब इतने लो टेम्परेचर पे ये स्टोर कैसे हो जाते हैं, मैंने बताया था, बताओ क्या होता है इतने लो टेम्परेचर पे, पहले के क्वेश्चन। हाँ, इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अरेस्ट हो जाती है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो ये क्या नहीं होते हैं, ये सेव रहते हैं। प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करो, ठीक है, लिखो ये तीनों पॉइंट। हो गया यहाँ तक। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसा होता है, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, ज्यादातर फ्लावर्स में कौन सी सेल स्टेज में रिलीज होता है, डायसेंस क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज कैसे होती है। इसके बाद हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी क्या होती है, कितने समय तक वो वाइबल है और कैसे इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। समझ में आया तक। चलिए अब यहाँ हमारा मेल पार्ट जो है फ्लावर का कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसमें एजेंट्स मुझे मानना है। तो आप सबको मेल पार्ट समझ में आया अच्छे से, कुछ डाउट तो नहीं है, पूछूंगी तो बता लोगे ना। चलिए अब हेडिंग डालिए गायनोशियम। द पिस्टिल, फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब गायनोशियम जो है इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये गायनोशियम बन सकता है किसका, 1 और मोर पिस्टिल, मतलब एक या एक से ज्यादा फीमेल, मतलब हम ब्रॉडली फीमेल पार्ट को कह रहे हैं गायनोशियम। अब इसमें एक पिस्टिल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो गायनोशियम किससे कहलाएगा, 1 और मोर पिस्टिल, टोटल जो भी फीमेल पार्ट है उसको हम गायनोशियम कह रहे हैं ब्रॉडली, ठीक है। अब वो एक पिस्टिल का भी हो सकता है, 2 पिस्टिल का भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे। चले चले आगे भाई। चलिए अब हम देखेंगे पिस्टिल और कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पिस्टिल या कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल क्या था, एंड्रोशियम में क्या,
है ना। चलिए, अब इस फीमेल जो ये पिस्टल है, अगर हम एक पिस्टल को देखें या एक कार्पल को देखें तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमने स्टेमन के पार्ट देखे थे, फिलामेंट है, वैसे अगर हम एक पिस्टल को या कार्पल को उठाएंगे तो हमें क्या मिलता है? स्टिग्मा, स्टाइल है। अब ये देखिएगा, ये हमारा एक फीमेल पार्ट, ये दिख रहा है आपको? ये तो मेल पार्ट था, ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, और ये वाला हमारा क्या है? दिस वन इज फीमेल पार्ट। अब ये देखिए कैसे बना है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, जहाँ पोलन ग्रेन आके लैंड करता है। फिर ये जो ट्यूब लाइक है ये है स्टाइल, ठीक है। और नीचे जहाँ मेल हमारा गैमीट्स रहेगा, फीमेल गैमीट, वो है ओवरी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा और फिर इसके स्टाइल के थ्रू पहुंचेगा फीमेल गैमेट के थ्रू। ये तीनों क्या है? पिस्टल या कार्पल के पार्ट्स। समझ में? लिखिए पार्ट्स। चले, तो बताओ फीमेल पार्ट्स को क्या कहते हैं हम? फ्लावर में फीमेल पार्ट को क्या कहा हमने? क्या कहा? कंप्लीट। अगर हम कंप्लीटली बोले तो क्या होता है फीमेल पार्ट? गायनोशियम। क्या होता है ना। और गायनोशियम में क्या हो सकता है कि फीमेल पार्ट कितने हो सकते हैं? कितने गायनोशियम में कितने फीमेल पार्ट्स हो सकते, मतलब क्या कितने फीमेल वो हो सकते हैं ऑर्गन? वन और मोर। एक या एक से ज्यादा भी पिस्टल हो सकते हैं। और पिस्टल के पार्ट्स क्या हैं? तुम बताओ, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं फ्लावर में? तो उसमें कितने फीमेल पार्ट्स हो सकते हैं? हाँ, और फीमेल पार्ट होता क्या है? हाँ, पिस्टल या कार्पल, उसका दोनों नाम है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? ठीक है। चलिए, स्टिग्मा क्या है उसके सामने लिखिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ये है स्टिग्मा, इसके ऊपर आके पोलन ग्रेन पोलन एजेंट के द्वारा रखे जाएंगे, ठीक है। हो गया। पोलन ग्रेन कहाँ के लैंड करते हैं? स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, है ना। पिस्टल के कहाँ के लैंड करते हैं पोलन ग्रेन? ठीक है। स्टिग्मा, अब स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बिहाइंड स्टिग्मा। और इसके बाद एक लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टाइल। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टाइल। देखिए, ये स्टिग्मा के बाद एक लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको क्या कह रहे हैं? लिखिए स्टाइल क्या है? हो गया। चलिए अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है।
ओवरी, ओवरी क्या है, बॉटम में बल्ज पार्ट जो है पिस्टिल का, बाकी सब तो छोटे छोटे थे, और ये कैसा था, फैला हुआ, बल्ज पार्ट जो है इसको क्या कह रहे हैं, ओवरी। हो गया, तीनों पार्ट समझ में आए। आपने ये देखा यार फ्रूट रास्पबेरी, अब ये क्या बता रहे हैं, कुछ खास नहीं है, पर जिसके ऊपर ये हेयरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, हेयर लाइक, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा जो रह गए पूरे तरीके से हटे नहीं, वो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है रास्पबेरी। ये gynoecium of flower can be one or more than one pistil, ठीक है। अब देखिए gynoecium दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोकार्पस एंड मल्टीकार्पस। देखिए मोनोकार्पस एंड मल्टीकार्पस। जब अगर सिंगल कार्पल या सिंगल पिस्टिल है तो उसको मोनोकार्पस कहेंगे, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो क्या कहेंगे, मल्टी, ठीक है, नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है, जब हमारे पास बस एक कार्पल है तो दिस इज मोनोकार्पस। और ऐसा कोई फ्लावर है इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 कार्पल या पिस्टिल है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी कार्पस। ठीक है, अब मल्टीपल हैं तो अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकती है, एक है तो भाई एक ही रहेगा, और अगर 2 4 5 हैं तो या तो ये एक साथ चिपक के रह सकते हैं या अलग अलग रह सकते हैं, तो इसके ऊपर भी दो में डिवाइडेड है। ये हो गया यहाँ तक मोनो एंड मल्टी कार्पस, समझ में आया। एक पिस्टल है तो मोनो, एक से ज्यादा है तो अब मल्टी कार्पस या तो एपोकार्पस कंडीशन में रह सकता है या सिनकार्पस, मतलब सिनकार्पस मतलब कि जो मल्टीपल कार्पल एक साथ फ्यूज करके रहे, साथ में चिपक के रहे, और अगर ये सब फ्री है एक दूसरे से स्टिक नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। एग्जाम्पल दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चले आगे भाई, चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट एंथर देखा था, हमने जब पढ़ा था मेल पार्ट स्टेमन, उसमें हमने एंथर एंड फिलामेंट पढ़ा था। फिलामेंट के बारे में तो पढ़ लिया था, मेल गैमेट एक्चुअली में कहा था, एंथर के बारे में उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सारी लेयर पढ़ी थी, वो सैक पढ़ा था जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहता है, फिर फर्दर वो कैसे मेल गैमेट बना ये देखा था। अब हम बात करेंगे एक्चुअली में ओवरी की, क्योंकि स्टिग्मा स्टाइल तो रिसीविंग स्ट्रक्चर है, पर मेल फीमेल गैमेट कहाँ रहता है हमारा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। चलिए, अब इस ओवरी को जब हमने इस तरीके से कट किया तो इसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से कट किया तो ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है।
अब देखिएगा, पहले सुन लो फिर लिख लेना। ये जो ट्रांसफर सेक्शन है, इस ट्रांसफर सेक्शन में ये जो कैविटी दिख रही है बाहर, ये पूरी, ये जो ग्रीन कलर से ये वाली है, समझ आ रहा है? मतलब ये उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। अब ये खाली जगह, ये स्ट्रक्चर तो रखा है, पर इस स्ट्रक्चर के बाद जो ये पूरी खाली कैविटी है ना, समझ आ रहा है? ये क्या कहलाता है? लोक्यूल। ठीक है, चेम्बर कैविटी इनसाइड ओवरी। ठीक है, तो जहां ओवरी के अंदर जो खाली जगह है, जो कैविटी, उसको क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लोक्यूलिस। जो कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं? इसके अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ये सारे एक एक पार्ट स्टार्ट हो गए, अभी 10-15 पार्ट्स हैं, तो सारे क्लियर करते हुए चलना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तेज बोलो, क्या पढ़ा? इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले लोक्यूल। क्या पढ़ा? क्या होता है ये? जो खाली जगह है ना, जो चेम्बर है, जो कैविटी है ओवरी के अंदर, वो क्या है? लोक्यूल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर लोक्यूल के बाद जो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है ओव्यूल्स। ठीक है, क्या होता है ये? स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इनटू सीड। मैंने कहा था ओव्यूल्स क्या बनेगा और ओवरी क्या बनेगी। ठीक है, तो लोक्यूल एंड ओव्यूल समझ में आया? समझ में आया दोनों? कैविटी और दूसरा जो आगे चल के सीड बनाएगी। फिर आई हमारी प्लेसेंटा। ये दिख रहा है, येलो कलर का, डार्क येलो, जिससे हमारी ओव्यूल्स अटैच रहती हैं, जिस स्ट्रक्चर से, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। टिश्यू टू विच ओव्यूल्स आर अटैच, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब एक साथ आएगा लोक्यूल, ओव्यूल, फ्यूनिकल, सब एक साथ जब आएगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पर तब तक ही कंफ्यूज होगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे। अभी यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले कैविटी हो गई, फिर उसके बाद जो सीड बनेगा वो क्या है, इसके बाद ये ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से अटैच रहता है उसको प्लेसेंटा। दिख रहा है प्लेसेंटा? ये दिख रहा है प्लेसेंटा? अब इसके बाद सब कुछ लिखवाया था क्या मैंने? अब देखिए, जहां पर ये प्लेसेंटा और ओव्यूल, ये छोटा सा डंडी टाइप का दिख रहा है, जिसके थ्रू अटैच है ओव्यूल प्लेसेंटा से, जिसके थ्रू, जिस लकड़ी के थ्रू, जिस स्टॉक के थ्रू अटैच, उसको कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, थिन स्टॉक दैट अटैच ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। समझ में आया? फ्यूनिकल तक आगे समझ में? चलिए अब आता है, अरे हाँ, अब हम बात करेंगे ओव्यूल के बारे में। जो ओव्यूल था, ये हमारा ओव्यूल, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक ओव्यूल को बड़ा करके हमने दिखाया। ठीक है, ये एक ओव्यूल है, इसको बड़ा करके दिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सुनना। सबसे पहले एक पॉइंट है, जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल। अब जहां पर ये ओव्यूल फ्यूनिकल, जो छोटी सी लकड़ी थी, उससे जुड़ रही है, उस पॉइंट को कह रहे हैं हम हीलियम। फ्यूनिकल जहां पर किससे जुड़ रही है? ओव्यूल से, उसको क्या कह रहे हैं? और प्लेसेंटा जहां पर ओव्यूल से मिल रही है, उसको क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल। ठीक है, समझ में आया? प्लेसेंटा जहां ओव्यूल से मिलेगी वो है जिस डंडी के थ्रू, जिस स्टॉक के थ्रू, उसको क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल। और ओव्यूल जिस जगह पे इस फ्यूनिकल से मिल रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? समझ में आया? अब इसके बाद आता है, अब जो आप लिखोगे ना, थोड़ा समझ के लिखना, इसीलिए आप पूरा एक साथ करा लो। अब आती है इंटीग्यूमेंट्स। अब इंटीग्यूमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्ट करेंगी। ये किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? ओवरी के अंदर जो छोटा सा ओव्यूल था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
कितने सारे ओव्यूल थे, एक को बड़ा करके दिखा रहे हैं। प्रोटेक्टिव लेयर विद इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर हैं जो फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ऐसे दो लाइन है, देखो दो बाउंड्री एक तरीके से, जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको कह रहे हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो अंदर वाली बाउंड्री को कहते हैं, समझ में आया था? चलिए अब आता है न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, क्या है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ढेर सारी सेल्स, इसको क्या कह रहे हैं, मास ऑफ पैरेन्काइमल सेल। ठीक है, कौन सी सेल, पैरेन्काइमल सेल विद इन इंटीग्यूमेंट, दो इंटीग्यूमेंट के अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, इन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूसेलस। हैज अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व, और इनके अंदर क्या रहता है, ढेर सारा फूड रहता है, और ये किस टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है माइक्रोपाइल। चलिए अब जब लिखोगे तब इतना मुश्किल नहीं रहेगा, ये पूरे डायग्राम आपके बुक में दिए हैं, और ऐसे पूछ लेते हैं कि माइक्रोपेलर एंड कहाँ है, चलाजल एंड कहाँ है, हीलियम कहाँ है, ऐसे डायग्राम बना देंगे। अब इतने पास में हीलियम देखने के लिए आप क्या देखोगे कि फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच वाला क्या है, हीलियम, और ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच वाला क्या है, तो ये आपको बहुत डिटेल पता होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा गलत लिख कर आ जाएगा, वो कहेगा यही तो ये भी, यही तो ये भी, वहां तो दो दो चीजें हैं भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। अब आया माइक्रोपाइल। अब ये इंटीग्यूमेंट जो है ना, जो कवर कर रही थी, एक जगह है जहाँ पे कवर नहीं करेंगे, अंजलि समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं कवर तो नहीं कर रही हूँ ना, इधर आ जाओ। अब जहां पर ये इंटीग्यूमेंट नहीं है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, एक जगह है जहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं है, इसको क्या कहते हैं, टिप ऑफ न्यूसेलस नॉट कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट, स्मॉल ओपनिंग फॉर पॉलन ट्यूब पेनिट्रेशन। अब क्या होगा, ये छोटी सी जगह है जिससे हमारी पॉलन ट्यूब घुसेगी, ठीक है, वो इसके अंदर, उस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल। और जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, ओव्यूल के उस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर। अब माइक्रोपाइलर एंड के दूसरी तरफ है चलाजल एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के दूसरी तरफ है चलाजल एंड, ठीक है, जिस तरफ माइक्रोपाइल है वो है माइक्रोपाइलर एंड, और उसका उल्टा वाला है, ठीक है। अब आया हमारा एम्ब्रियो सेल, ठीक है, लोकेटेड इनसाइड न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस के अंदर छोटा सा क्या है, एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटो, ये एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटो। पहले पूरे पार्ट्स लिखिए, समझ समझ के लिखना, 5 मिनट का टाइम लेना, पर पूरी चीजें समझ के लिखना और बहुत अच्छे से लिखना। यहाँ से लिखना है ना, चलो थोड़ा थोड़ा चाहे तो बना लेना, आप ये बना सकते हो, ये वाला ये ड्राइंग बना सकते हो, इतनी इजी तो है, इसको बनाओ और फिर मार्क करके उसके सामने लिखना वो क्या होता है, तो आपको याद रहेगा।
कर लिया? हो गया? बोल दिया करो फिर। चलो लिखो सबसे पहले वो कैविटी को मार करके अलग अलग कलर के पेन से करना। वो कैविटी को थोड़ा सा मार करना, पैर बना के लिखना लोक्यूल। समझ में आ रहा है लिखने में? या? हो गया? ये बना पाओगे? ये वाला बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ। कोशिश करना कि न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक और ये इंटीग्यूमेंट और हमारा हीलिया ये अलग अलग तरह से बना, तो फिर आपको क्लियरली समझ आएगा। टेस्ट की तैयारी कर ली है?
हो गया? चले आगे? लिख रहे हो तो समझ में आ रहा है? चलो देखिए न्यू सिलेबस। ठीक है? शॉर्ट में लिख लो इसको। चले आगे? हो गया?
हो गया? चलो अब अंजलि जल्दी से बताओ कि चलासल एंड कहाँ होता है? बुक्स में नहीं देखना है। चलासल एंड कहाँ होता है? क्यों? चलासल एंड कहाँ होता है सुना है? अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है? माइक्रोपाइल के ऊपर मतलब माइक्रोपाइल के साइड वाला है। साइड ऊपर नीचे इससे नहीं बोल सकते क्योंकि अलग अलग, ये देखो अलग अलग शेप हो जाता है, तो कैसे बताओगे? तो जो ओपनिंग के पास है, जैसे कि हमारा एफ वाला डायग्राम है, एफ क्या मतलब वो जो सबसे उधर रहेगा, उसमें देखिए माइक्रोपाइलर एंड चलासल एंड एक ही साइड होगा, समझ रहे हो? तो जो वो ओपनिंग के पास वाला एंड है वो है माइक्रोपाइलर एंड, और उसके अपोजिट वाला एंड क्या है? अभी याद रहेगा। और शिवांश फ्यूनिकल क्या होता है? प्लेसेंटा हो गया था वो प्लेसेंटा एंड ओव्यूल को जो जोड़ रहा है उसको फिर और उसके बाद हमारा हीलियम क्या होता है? एकदम फ्यूनिकल्स और ओव्यूल जो को जोड़ रहा है उसको फिर इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? क्या होती है इंटीग्यूमेंट्स? प्रोटेक्टिव वाला कभी नहीं था प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल्स की, एम्ब्रियो साइट की, है ना? प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एम्ब्रियो साइट को कवर करके रखती, कितनी होती है? कैसी? इंटरनल और एक्सटर्नल या इनर या आउटर, ठीक है? इसके बाद हमारा प्लेसेंटा क्या होता है? जिससे ओव्यूल अटैच रहता है फ्यूनिकल के थ्रू, उसको कहते हैं। इसके बाद हमारा वो क्या बच रहा है? एक कैविटी थी, उसका नाम क्या था? लोक्ट्यूब, ठीक है? समझ में आया सारा? सब कुछ समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, ओव्यूल ऑफ फ्लावर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप। आपकी ओव्यूल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, किस बेसिस पे? फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल की पोजीशन के बेसिस पे। देख रहे कितने मल्टीपल टाइप के हैं। %80 एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल जो रहता है 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, और माइक्रोपाइल के पास, ये हमारा फ्यूनिकल जो था, ये ओव्यूल ऐसे टर्न होकर, देख रहे हो पूरा 180 डिग्री का टर्न, और फ्यूनिकल कहाँ आ गया? माइक्रोपाइल के। तो 80% एंजियोस्पर्म्स में कंडीशन रहती है एनाट्रोपस ओव्यूल, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था 60% में पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज होते हैं? 2 सेल से। तो वैसे 80% में स्ट्रक्चर क्या रहता है? 80% एंजियोस्पर्म्स में हमको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। एनाट्रोपस मतलब फ्यूनिकल और हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड है वो एक ही साथ आ गए, दोनों 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। चले आगे। चले भाई आगे। चल, तो 80% में क्या स्ट्रक्चर मिलता है हमको ओव्यूल का? एनाट्रोपस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का बनना, चलिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। आज क्लास बहुत लेट चालू हुई थी। अच्छा अभी 3 नहीं हो रहा है मेरे में, टाइम भी बोलो। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा? मेगास्पोर का बनना, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था। तो अब एमएमसी यहाँ पर क्या है? वहां मेगास्पोर मदर सेल, वहां क्या था? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है?
अब मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट के बनने के बीच की सारी प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। इसको लिखिए डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमएमसी फीमेल के केस में मेगास्पोर मदर सेल और मेल के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल। चले चले अब मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा देखिए। मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, ये हमारा ओव्यूल है, हर ओव्यूल के अंदर एक एमएमसी रहती है, हर ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल रहती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी रहेगी, डिप्लॉयड टूवर्ड, ठीक है, सेम वैसी प्रोसेस है ऑलमोस्ट। अब होगा सबसे पहले मियोसिस 1, ठीक है, ये रहा चलाजल है, ये माइक्रोपाइलर है। मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये डिवाइड हो जाएंगी दो में, या क्या बना, मेगास्पोर डायड, ठीक है। इसके बाद होगी, अब ये देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, जैसे मियोसिस 1 हुआ, ये क्या हो गई 2n से n। अब फिर से डिवीजन होगा मियोसिस 2, और उसके बाद ये बनेगा मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 से क्या हुआ, एमएमसी से क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वहां तो हमारे जो 4 पॉलन ग्रेन एट द एंड रेडी हो रहे थे, वो चारों क्या थे, वायबल थे, चारों रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ जो टेट्राड बन रहा है, इसमें से सिर्फ एक ही वायबल रहेगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। तो बनते तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फंक्शनल ये मेगास्पोर या फिर ये फीमेल गैमेट डेवलप आफ्टर ये थ्रू मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चे क्या लिखते हैं 4, पर फंक्शनल तो एक ही है, टर्म पढ़ो तो एक्चुअल में फंक्शनल सिर्फ एक बन रहा है, बाकी 3 क्या हो जा रहे हैं, देखिए 1 out of 4 मेगास्पोर, 3 degenerate and only 1 मेगास्पोर remain functional, ठीक है। ये बना एट द एंड फंक्शनल मेगास्पोर। अब मेगास्पोर से, मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हुए थे, मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर हैप्लॉइड से फीमेल गैमेटोफाइट जो एक बनता है, वो कहता है मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। स्पोर बनने में टेट्राड बन रहा है, गैमेट बनने में आखिरी में क्या बचा है, सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स हमको समझना है, खुद से अपनी निमोनिक बनाओ। देखो टीचर्स बता देंगी, पर आपका भी कुछ होता है ना, जिस चीजें हमें हमारे लैंग्वेज में, हमारे रिटर्न में याद रहती है। तो गैमेट बनना कहाँ से, हैप्लॉइड मेगास्पोर से, इज मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हैप्लॉइड मेगास्पोर है, ये फीमेल गैमेट बनना। देखो प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेगास्पोर इनटू फीमेल गैमेट, है ना, वहां पर भी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने में माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे, जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी थी, 2 सेल 3 सेल स्टेज आई थी, वैसे यहाँ भी है।
अब देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू मैच्योर इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर है इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और एट द एंड हमारा बन के आ जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ समझना। पहले मैं इसको, इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन अब स्टार्ट होंगे। कैसे होंगे? न्यूक्लियस ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, जो एक हैप्लॉइड मेगास्पोर हमारा था उसका जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होंगे। ईच न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अभी पहले पूरा डायग्राम देखो फिर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। जो एक मेगास्पोर था उसमें क्या स्टार्ट हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, और न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए, और दोनों कहाँ गए, अपोजिट डायरेक्शन में, एक वो माइक्रोपाइलर एंड में, दूसरा। अब ये फिर डिवाइड होंगे, क्या बने, 4, ये फिर डिवाइड होंगे, बनेंगे 8, और फिर इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज। फ्री न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो क्या हुआ हमारा, इससे मैंने नोट्स लिखे थे, देखिए इस टाइप से कोई डायग्राम बना हुआ है से। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसका मतलब है बिकॉज न्यूक्लियस इज फ्रीली मूविंग विद इन अ सिंगल सेल। एक सेल के अंदर, एक बड़ी सी सेल है, इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं, हर सेल का अलग अलग न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस का अलग अलग सेल नहीं है इस स्टेज पे। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियस, दैट इज नो सेल वॉल फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। ये रहा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, एम्ब्रियोसाइट जिसको हम, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। अब माइटोटिक डिवीजन के बाद नंबर बढ़ेगा, 1 से 2 बना, जैसे 2 बना 2 अलग अलग एंड पे चलेगा, फिर वो 2 से 4 बने, 4 बने, 4 बन के अलग अलग एंड पे चले गए। ठीक है, फिर इस 4 से 8 बने और 8 बन के अलग अलग एंड पे चले गए, और इस स्टेज को कहते हैं फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस बिना सेल वॉल के इजीली क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ही क्या है, एम्ब्रियोसाइट, इट इज मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, ये तीनों टर्म आएगी तो किसकी बात हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, फीमेल गैमेट की बात हो रही है। अब ये अरेंज कैसे हो जाते हैं देखिए, कल मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगी एक बार और, पर आज डायग्राम से एक बार समझ लो, नोट्स इसके मैं कल आपको करवाऊंगी। अब ये 8 न्यूक्लियस आ गए थे, 8 आ गए थे। अब आपने क्वेश्चन अपने 12th में भी देखा होगा, 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, है ना। इसमें क्या हो रहा है, 8 न्यूक्लियस अब कैसे अरेंज हो गए, 3 चलाजेल एंड की तरफ चले गए, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले गए और 2 सेंटर में। ठीक है, कौन, न्यूक्लियस ऐसे चले गए। जो 3 ऊपर गए उनको कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ है, चलाजेल एंड की तरफ। फिर है हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है एक सेल है, और इन दो को कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो इन तीनों को मिलाकर कहते हैं एग apparatus। ठीक है, ये दो है हमारी एग सेल, ये एक है हमारी एग सेल और ये दो है सिनर्जिड सेल, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं एग apparatus। सिनर्जिड सेल के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको कहते हैं फेलिफॉर्म apparatus, और सेंटर में हमारी दो है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए क्या, सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल, एग apparatus। तो यहाँ पर है फिलिफॉर्म apparatus, सेंटर में है पोलर। अब यहाँ काउंट करिए, सेल देखिए 1 2 3, इस वाली की ये बड़ी वाली 4 5 6 7, 7 सेल है। अब न्यूक्लियस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई एक ही बड़ी सेल में है। ठीक है, तो इस स्टेज को कहते हैं 7 न्यूक्लियस एंड 8, सॉरी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज। समझ में आया, ये डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। अब इसमें क्या नहीं, कुछ सब समझ में आ रहा है, चलाजेल एंड, ये हीलियम, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड आउटर लिगामेंट, इनर लिगामेंट,
ये न्यूक्लियस जहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, और सबसे अंदर हमारा एम्ब्रियोस, ठीक है। ये कार्पल यहाँ पर ओपन है, तो ये कौन सी कंडीशन रहेगी, देखिए मल्टी कार्पली एपोकार्पस, ठीक है, मतलब बहुत सारे कार्पल है, देखिए 1 2 3 दिख रहा है, पर सब फ्री है, और यहाँ पर मल्टीपल है सब, पर एक साथ फ्यूज है, तो ये सिनकार्पस, समझ में आया। यहाँ पर फ्यूज है सारे, मल्टीपल है पर फ्यूज है, और यहाँ मल्टीपल है पर फ्री है, और ये हमारे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब इसके नोट्स, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, पर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट यही है, पर थोड़ा सा नोट हम आपको कल करा देंगे। तो कहाँ तक कर लिया था, और डेफिनेशन वगैरह लिख लो, लास्ट का बस एक डायग्राम बना लो। चलो हाँ, ये तो गैमेट है। सारा पढ़ लिया, चलो मेगास्पोरोजेनेसिस लिखो। डेफिनेशन लिखिए, लिख लिया, ये लिखा है। हो गया, एक मिनट रुको, इसमें कैसे बनाना, मेगास्पोर मदर सेल लिखो, एरो बना के लिखो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और उसके बाद ये वाला लाइन क्या मिलेगा हमको, मेगास्पोर डायड। इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ। सबसे पहले लिखिए मेगास्पोर मदर सेल, लिखिए मेगास्पोर मदर सेल, फिर एरो बनाओ और एरो के सामने लिखो मियोसिस 1, मेगास्पोर मदर सेल लिखा, एरो बनाओ, एरो के बगल में लिखो मियोसिस 1, और एरो के नीचे लिखिए मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर डायड। हो गया मेगास्पोर डायड। इसके बाद लिखिए मियोसिस ओमेगा 4 डायड के ब्रैकेट में लिखना हैप्लॉइड एन, फिर लिखिए मियोसिस 2, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के नीचे लिखिए मेगास्पोर टेट्राड। क्या, अब लिखिए टेट्राड के सामने ये लिख लेना, और ये लिखो, ये टेट्राड में से ये लाइन लिख लो, सिर्फ 3 डिसइंटीग्रेट होते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल बचता है, और एक फंक्शनल के नीचे अंडरलाइन कर लेना।
अब ये फ्लो चार्ट बनाओ। मेगा गैमेटोजेनेसिस के नीचे ये डेफिनेशन लिख लो। क्लियर? अब फंक्शनल मेगास्पोर लिखो और उसके नीचे लिखो माइटोटिक डिवीजन। फंक्शनल अभी तो पता चल गया मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब लिखिए फंक्शनल मेगास्पोर और एरो मार्क के नीचे लिखिए माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन से हमको क्या मिल रहा है? 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फिर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बाद क्या मिलेगा? बस ये लिखो क्या नाम है, फंक्शनल वो, और उसके नीचे ये लिखना माइटोटिक डिवीजन के बाय न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट। हो गया? इसके बाद लिखिए फिर माइटोटिक डिवीजन के बाद हमको क्या मिल रहेगा? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट। और फिर 4 न्यूक्लिएटेड के नीचे लिखिएगा 8 एम्ब्रियो एम्ब्रियोसाइट। और लिखना कि बोथ क्या कहते हैं मूव टुवर्ड्स द अपोजिट एंड, है ना? हो गया? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को हमने क्या क्या है लिखो उसके सामने, फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज बिकॉज नो सेल वॉल प्रेजेंट। फ्री न्यूक्लिएटेड स्टेज बिकॉज नो सेल वॉल प्रेजेंट।
हो गया? चलिए, इसके बाद बस ये लिख लो एंड। ये डायग्राम आपकी बुक में बना है या बना लेना, ठीक है? ये वाला नहीं, ये डायग्राम हमको ये डायग्राम ये बुक में बना होगा। याद होगा ना? ये बनाया हमारा, ठीक है? ये डायग्राम आप लोग बना लेना। ये डायग्राम पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, पूछा जाता है ये कौन सी सेल है, अगर आपसे ऐसे करके पूछ ले यहाँ कौन सी है, तो देखो ये कैसे रहती है ना, इस फॉर्म में रहती है। ये ऐसे दो सिनर्जिड रहती है और उसके पीछे से ऐसे दिखती है हमको एक्सेल, और इन तीनों को साथ में कहते हैं एग अटैच, ठीक है? समझ में आया? चलिए, कल हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। हमारे मेल फीमेल दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर एट द एंड क्या बचता है? इसके बाद पॉलिनेशन पढ़ना है, एनसीईआरटी सब रीड करेंगे, ठीक है? देखो एट द एंड हमारे खत्म हो रहा है 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 इन 7 सेल। पॉलिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट पढ़ना है, फिर पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है, फिर एम्ब्रियो पढ़ना है, सीड पढ़ना है। बहुत कुछ बचा है इसमें। इसकी पीडीएफ नहीं है इस चैप्टर की ऑनलाइन, बाकी चैप्टर की मिली थी, इसकी नहीं है शायद, मुझे भी नहीं मिली। तो मैं उसको डायग्राम्स दे रही हूँ। इसका रिवीजन करेंगे। आपको क्वेश्चन आया है चैप्टर के कुछ? कल बन ही रहे थे, नहीं बन रहा था? आज बनेंगे क्योंकि जो आज पढ़ाया ये सारे ऑप्शन ही थे। तो कुछ मेल का नहीं था क्या? आधे आधे थे, कुछ नहीं तो मतलब कल आता हुआ था ना। अभी समझ में आ रहा है? इसकी क्वेश्चंस करिए और फिर हम